दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 में किया गया है। और दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 53 के हिसाब से संविधान का जितनी कार्यपालिका शक्तियां होगा वो सब के सब राष्ट्रपति के में ही निहित रहेगी और सारे के सारे जितने भी कार्यपालिका काम करेगी, जैसे कि प्रधानमंत्री का सारा निर्णय सारा कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 75 के हिसाब से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उसके बाद में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति सभी मंत्रियों को नियुक्ति करेगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं जितने जो मंत्री हैं वो हालांकि प्रधानमंत्री की राय से ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे मंत्री और प्रधानमंत्री सब के सब पर्सनली व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति ही जिम्मेदार होंगे। मतलब कि अगर मंत्रियों की तरफ से कोई भी गलती होता है तो वो जवाबदारी राष्ट्रपति के प्रति होगी और इसका जवाब उन राष्ट्रपति को ही देंगे। और दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 76 के हिसाब से भारत का जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। दोस्तों महान्यायवादी एक भारत जो सरकार का जो सबसे बड़ा वकील होता है और भारत सरकार का जब भी कोई केस होता है तो महान्यायवादी ही लड़ता है। दोस्तों महान्यायवादी हमारे संविधान का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इसके बारे में बहुत विस्तार से वीडियो इस वीडियो के लिंक पे चल रही है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो देख लीजिए, बहुत ही काम का है। और दोस्तों इसके बाद अनुच्छेद जो 77 है, अनुच्छेद 77 के हिसाब से पूरा टोटल जितने भी जो कार्यपालिका के काम होंगे प्रधानमंत्री मंत्रियों के, वो सब के सब काम राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाएंगे। मतलब दोस्तों अनुच्छेद 73 के हिसाब से पूरी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, जैसे मैंने आपको बताया था। और उसके बाद अभी बता रहा हूं कि अनुच्छेद 77 में के हिसाब से राष्ट्रपति के जितने काम कार्यपालिका के जितने भी काम होंगे वो सब के सब राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों और उप राज्यपालों मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर LG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार से किया जाता है। और दोस्तों एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के हिसाब से किया जाता है। दोस्तों इसको ध्यान से सुनने के लिए इसलिए बोला हूं क्योंकि भारत के सभी राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमेशा राज्यपाल करता है, लेकिन दिल्ली का ही एक ऐसा अपवाद है जहां की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इसके बाद में अनुच्छेद 239 के अनुसार से दिल्ली के टोटल मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। मतलब दिल्ली एक इकलौता ऐसा राज्य है जिसका मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सबके सब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और दोस्तों संविधान की धारा 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति सभी राज्यों की राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दोस्तों ऐसी परंपरा है, केवल परंपरा है कि जब राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है तो उस संबंधित राज्य से के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करता है, विचार विमर्श करता है। लेकिन दोस्तों एक परंपरा है, संविधान में नियम नहीं है। जैसे कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो मुख्यमंत्री से पूछे बिना भी उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ले लेता है। और दोस्तों संविधान के धारा 148 के अनुसार नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं, ये हमारे संविधान का ये भी बहुत प्रमुख अंग है जो टोटल का टोटल पूरा देश की सभी के सभी आर्थिक गतिविधियों मतलब पैसे का सभी लेन देन का पूरा हिसाब सरकार का रखता है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और इससे रिलेटेड जो वीडियो है आप इसके लिंक में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के, वहां आपको मिल जाएगा। दोस्तों संविधान की धारा 124 के हिसाब से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और बाकी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान की अनुच्छेद 217 के हिसाब से राष्ट्रपति करता है। दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति कर रहा है उससे संबंधित धारा 124 है, लेकिन राष्ट्रपति अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है तो वो संविधान की धारा 217 के हिसाब से नियुक्ति कर रहा है। और दोस्तों राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति धारा 316 के अनुसार करता है। और दोस्तों उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 324 के हिसाब से राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है जो चुनाव के समय सबसे प्रबल व्यक्ति होता है और पूरे राज्य की प्रशासनिक गतिविधियां, पूरे देश की प्रशासनिक गतिविधियां उसके हाथ में आती है। इनडायरेक्टली माना जाए तो उस वक्त देश का सबसे ताकतवर पर्सन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है जब देश में चुनाव कहीं चलता रहा हो।
अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति किसे किसे पद से हटा सकता है। दोस्तों इसके हिसाब से बात करा जाए तो भारत देश के प्रधानमंत्री और बाकी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को चाहे तो बर्खास्त कर सकता है। और दोस्तों इसके साथ ही राष्ट्रपति सभी राज्यों के राज्यपालों को भी चाहे तो बर्खास्त कर सकता है, पदमुक्त कर सकता है। और इसके साथ में सभी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके जो भी प्रशासक है या उपराज्यपाल या एलजी उन्हें भी बर्खास्त कर सकता है। और इसके साथ में दोस्तों देश के जो दिल्ली जो विधानसभा है उसके मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रिमंडलों का भी विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। अब दोस्तों इसके बाद कुछ ऐसे पद हैं जिनको राष्ट्रपति नियुक्त तो कर सकता है लेकिन राष्ट्रपति बर्खास्त नहीं कर सकता, लेकिन उनको बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति का सिग्नेचर आवश्यक होता है, उनसे अनुमति लेना आवश्यक होता है। जैसे कि सबसे पहले आते इसका नाम कैग का मतलब नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिससे संबंधित धारा क्या है संविधान का 148 है। राष्ट्रपति इसे नियुक्त कर सकता है लेकिन इसे हटा नहीं सकते, लेकिन अगर कैग को हटाना हो तो उसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होगी। अब दोस्तों हम लोग अगली बारी आते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन्हें भी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाना पड़ेगा और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास साइन के लिए जाएगा, मंजूरी के लिए जाएगा और उनकी मंजूरी मिलने के बाद न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। और दोस्तों यही हाल है अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय के मतलब मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को भी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। और दोस्तों इसके साथ ही जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसे भी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। और दोस्तों नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को भी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। लेकिन ये जो पदों का नाम बताया उन सब को हटाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना पड़ेगा, उनको सूचना देना पड़ेगा और अगर वो परमिशन दे तभी इन लोग को हटाया जा सकता है। और दोस्तों संघ लोकसभा के अध्यक्ष को भी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। दोस्तों अभी तक मैंने जो भी राष्ट्रपति की शक्तियां बताया उसे वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां कहलाती है। मतलब कार्यपालिका शक्तियां का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जो प्रबल जो कार्यपालिका है, जैसे मुख्य कार्यपालिका कौन होता है हमारे देश का, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और उसके बाद में पूरे राज्यों के जो भी अपना राज्यपाल, ये सब के सब कार्यपालिका होते हैं। मतलब वो जो भी कानून बनता है उन्हें सीधे क्रियान्वयन करते हैं और देख रेख करते हैं कि वो कैसा चल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से जो शक्तियां हैं वो कार्यपालिका शक्तियां थी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का। विधायी शक्तियों का मतलब राष्ट्रपति का ये हो सकता है कि जब नियम बनता है, जब विधि बनता है तो उस वक्त राष्ट्रपति का इस पर क्या प्रभाव रहता है और उस प्रभाव को राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं, विधायी शक्तियां कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में हम लोग बात कर ले कि कोई भी नियम या कानून कभी भी बनेगा वो राष्ट्रपति के साइन के बिना, राष्ट्रपति के अनुमति के बिना वो प्रभाव में नहीं आ सकता। ये है राष्ट्रपति की सबसे बड़ी विधायी शक्तियां। दोस्तों इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 331 के हिसाब से राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को और राज्यसभा में 12 संस्कृति, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले लोगों को 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। इस तरीके से ये राष्ट्रपति का यही सब नियम बनाते हैं, तो इस तरीके से इसको एक विधायी शक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के हिसाब से राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के सत्र को बुलाता है और लोकसभा के सत्रावसान भी कर सकता है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 85 के हिसाब से जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा के जो सत्र होते हैं उनको बुला सकता है, उनको बुलाता है और लोकसभा के जो सत्र है उनका सत्रावसान भी करता है। और दोस्तों अनुच्छेद 86 के हिसाब से राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा में को संबोधित कर सकता है या वहाँ संदेश भेज सकता है, चाहे तो राज्यसभा को संबोधित कर सकता है अथवा संदेश भेज सकता है, चाहे तो लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ पूरा बुलाकर और उनको एक साथ संबोधित कर सकता है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति का पूरा अधिकार है और ये सब विवेक पर राष्ट्रपति का रहता है। मतलब इसके लिए राष्ट्रपति का कोई नियम नहीं है, मतलब वो जब चाहे तब ये सब चीज कर सकते हैं। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 108 के हिसाब से मान लीजिए कि कोई बिल पास हुआ है, एक सदन में बिल पास हो गया है लेकिन दूसरे सदन के लोग हैं वो बहुमत के साथ उससे असहमत है और इस तरीके से कोई गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, तो राष्ट्रपति को ऐसे लगे तो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुला सकता है। और दोस्तों अनुच्छेद 118 के हिसाब से इन दोनों सदनों का जो बैठक होगा उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे। अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेंगे और अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेंगे। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इस टाइप का जो संयुक्त बैठक हुआ है अभी तक 3 बार हो चुका है इस वीडियो के बनने तक।
दोस्तों सबसे पहले 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1960 के तहत संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई थी, जिस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और दोस्तों उसके बाद 1978 में बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 लाया गया। इसमें भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक व्यवस्था की गई थी, जिस समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। दोस्तों ये सब चीज नोट करके रखिएगा, एकदम अनमोल हीरे मोती की तरह है जो आपके लिए निकाल के लाया जाता है मेरे द्वारा। दोस्तों उसके बाद 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक 2002, जिसे पोटा कानून भी कहते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में लाया गया। और इसके बाद दोस्तों अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। दोस्तों इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। दोस्तों अध्यादेश क्या होता है आप लोग समझ लीजिए, बहुत बार सब सुनते होंगे और ये बहुत काम का चीज है। दोस्तों अध्यादेश वह कानून होता है, जैसे मान लीजिए कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और उसी वक्त देश को ऐसे इमरजेंसी कानून की जरूरत है और जो उस वक्त उसके बिना काम न चले, तब प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इस कानून की घोषणा कर दी जाती है लिखित तौर पर, और इसी कानून को अध्यादेश कहते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये अध्यादेश जारी होता है उस जारी होने के 6 महीने के भीतर अगर संसद इसका अनुमोदन कर दिया गया लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, तब ये कानून अपने आप बन जाएगा। लेकिन अगर इसे संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया, कुछ ध्यान नहीं दिया गया, तो अपने आप ये कानून खत्म हो जाता है संसद का सत्र शुरू होते के साथ ही। और दोस्तों एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर चुका है तो सर्वोच्च न्यायालय में उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये दुर्भावनापूर्ण तरीके से अध्यादेश जारी किया गया। मतलब एक बार अगर राष्ट्रपति संसद के सत्र के बिना अध्यादेश जारी कर दिया, मतलब वो हर हाल में कर दिया, उसे मानना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता, न्यायालय उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। दोस्तों इस तरीके से इस वीडियो के भाग 2 में राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्तियां और विधायी शक्तियां कंप्लीट होती है, और इसके बाद जस्ट इसके अगले वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां और क्षमादान शक्तियां, सैन्य शक्तियां और वित्तीय शक्तियां और बहुत सारी शक्तियों के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो का जो भी भाग है, सब वीडियो का भाग एक दूसरे में लिंक सहित मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।